आपके हैं, हम मान के चल रहे हैं कि तीनों का सेंट्रल टेंडेंसी सेम आ रहा है, लेकिन ये तीनों का डाटा कहीं और से स्टार्ट हो रहा है और कहीं पे दूसरी जगह पर खत्म हो रहा है। डाटा हमारा कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंड पॉइंट अलग है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंड पॉइंट अलग है तीनों का। तो तीनों डाटा आपका अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, डाटा पूरा अलग है, डिस्टिंक्ट डाटा है, लेकिन तीनों का सेंट्रल टेंडेंसी सेम है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा डाटा भी हो सकता है जिनका सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम आ रहा है, लेकिन बाकी उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, जैसे मैंने अभी फिगर में तुम्हें बताया। तो इसलिए हमें डिस्पर्सन निकालने की जरूरत पड़ी, मतलब इसको बोलते हैं स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस मतलब डिफरेंट स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस स्कैटर्डनेस मतलब अलग अलग फैलाव है इनका, अलग अलग तरीके से ये फैल रहे हैं, तो इनका डिफरेंट स्कैटर्डनेस हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बी आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस से वो डिफर हो सकती है। तो यहां पर हमें डिस्पर्सन की जरूरत पड़ी। फिर किसी ने बोला सर सेंट्रल टेंडेंसी सेम है तो क्या आपका डिस्पर्सन भी सेम हो सकता है? किसी डाटा का बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जनरल केस में हम बात कर रहे हैं, कि सेंट्रल टेंडेंसी सेम है लेकिन स्कैटर्डनेस अलग अलग है, तो उसके लिए हमें डिस्पर्सन की जरूरत पड़ी। अब डिस्पर्सन आपको निकालना है तो डिस्पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। डिस्पर्सन is also called average of second order. Dispersion को हम average of second order बोलते हैं. This is also called average of second order. Dispersion is also called average of second order. अब ये डिस्पर्सन की यदि मैं डेफिनेशन करूं, अब स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को हम डिफाइन करें तो डिस्पर्सन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, dispersion for a given set of observation, dispersion for a given set of observation is the amount of deviation, from an appropriate measure of central tendency, from an appropriate measure of central tendency, appropriate measure of central tendency। तो कोई भी डिस्पर्सन आपको निकालना है तो डिस्पर्सन क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसका डेविएशन निकालना है एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से। अब हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो तरह के हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन को। एक तो आएगा आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और सेकंड आएगा हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion। Absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion। Absolute measure of dispersion क्या होता है, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, depends on unit of observation। ये डिपेंड्स ऑन यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सभी किलोग्राम में गिवन है तो आपका यदि सारी ऑब्जर्वेशन आपकी किलोग्राम में है तो आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो भी किलोग्राम में आएगा, और सारी ऑब्जर्वेशन यदि आपकी वो मीटर में है तो मीटर में आएगा।
और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट होता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन will depend on limit, और जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन डज नॉट डिपेंड ऑन limit, इंडिपेंडेंट ऑफ limit। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम बात करें तो क्या क्या आएगा ये समझिए। इसमें आएगा आपका, सबसे पहले रेंज की बात करें, फिर हम बात करें मीन डेविएशन की, थर्ड हम बात कर रहे हैं तो ये आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फोर्थ आएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन, इधर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सेकंड आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये हमें पढ़ना है भाई, जो लिखा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यहाँ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड लास्ट आएगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। 2 मिनट के लिए रुकना, इसको देखना। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब अपन एक एक स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं रेंज की बात करूंगा। रेंज, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स, difference of largest and smallest objects. Range equal to L minus S. Range equal to L minus S, and coefficient of range, this is equal to L minus S upon L plus S multiplied by 100. This is the coefficient of range. ये इसका coefficient of range है। L minus S upon L plus S multiplied by 100. ये रेंज है। अब देखो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम आती है इस पे। मैंने आपसे बोला फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर फॉलोइंग 78, 93, 57, 21,
69, 89, 1, 99, 112, 20, 17, 59 और 173। अब मुझे इसका रेंज निकालना है। तो देखो रेंज हो गया आपका, लार्जेस्ट डाटा है 173 और स्मॉलेस्ट डाटा है 70। तो ये आ गया हमारा 157। इसका रेंज आ गया हमारा 157। ये इसका रेंज आ गया 56 आया, सॉरी 56, सॉरी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज 173 minus 17 upon 173 plus 17 into 100। तो ये आ गया 156 अपॉन 190 into 100। निकालना भाई कितना आ रहा है? 82.10। तो 82.10 इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, मैंने अभी बीच में जब पिछली बार टेस्ट लिया था, मैंने बोला फॉर द फॉलोइंग फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन किलोग्राम सपोज। और मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन जैसे रेंज की बात करें तो मैंने बोला 156 ए, बी बोला 173, सी बोला 156 किलोग्राम और डी बोल दिया मैंने 195 किलोग्राम। और स्टूडेंट ने जल्दबाजी में ए लगा दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैंने ये बोला था कि जो भी रेंज होगा वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है बेटा ये, और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बी ए नहीं जाएगा, इसका आंसर सी जाएगा बेटा 156 किलो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? याद रखेंगे? अरे बेटा याद रखेंगे, ठीक है ना? तो आपका यूनिट, यदि आपका कोई भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन आ रहा है तो वो यूनिट पे डिपेंड करेगा, और बाकी आ रहा है तो यदि रिलेटिव आ रहा है तो रिलेटिव डिपेंड नहीं करेगा, 82.10 ही आएगा, वो किलोग्राम में नहीं आएगा। तो ये तो आपका इंडिविजुअल डाटा के लिए आपका रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। अब बेटा एक प्रॉब्लम आती है, जैसा आपका कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको आपको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल सपोज मैं बोल रहा हूँ 20 to 24, 21 to 25 to 29, 30 to 35 34, फिर मैंने बोल दिया 35 to 44, 45 to 64। फ्रीक्वेंसी है 59837। तो बेटा इसका लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? इसका लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन? रूपम बस गलत है, ये 64.5। यही इसलिए बोला था, ये आपका इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले आपको उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। तो लार्जेस्ट है आपका 64.5 और स्मॉलेस्ट है आपका 19.5। बेटा याद रहेगा आपको?
तो लार्जेस्ट है 64.5 और स्मॉलेस्ट है 19.5। अब इनका हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना पहले तो रेंज। रेंज तो आ गया हमारा 45, रेंज हो गया हमारा 45। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, (64.5 minus 19.5 अपॉन 64.5 प्लस 19.5 इंटू 100) कितना आ रहा है? 64.5 में से 19.5 माइनस करो, कितना आ रहा? 45। टोटल इसने निकाल लिया बेटा 53.57। 53.57 ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, यदि आपका कोई यूनिट गिवन है तो रेंज में तो यूनिट आएगी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, एक ही प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी सबके लिए सेम रहेगी। जितने भी आपकी डिस्पर्सन है सबके लिए सेम रहेगी, और वो है range does not affect with the change of origin, but affects with the change of scale. But affects with the change of scale. Range does not affect with the change of origin, but affects with the change of scale. रेंज चेंज ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अफेक्ट ऑफ स्केल चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है। सारे डिस्पर्सन ऐसे ही होंगे। If y equal to a plus bx, then range of y equal to modulus b range of x. Range of y is equal to modulus b range of x. ये ऐसे डिपेंड करेगा। रेंज ऑफ y है जो वो है modulus b range of x. जैसा हमने लिया if range of x is 7, then find the range of 5 minus 3x. तो बताइए 5 minus 3x का रेंज कितना होगा बेटा? 5 minus 3x का रेंज कितना होगा? 21। बिल्कुल सही है। तो 5 minus 3x का रेंज होगा आपका 7 और उसका स्केल है पॉजिटिव 3, 21। दिस इज द रेंज ऑफ 5 minus 3x। ये हमारा रेंज ऑफ 5 minus 3x आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो, यदि सपोज आपका और कोई ऑप्शन, जैसे वो एक और प्रॉब्लम आती है हमारी, if x and y are related as if x and y are related as 3x minus 4y plus 7 equal to 0, and if range of y is 24, find the range of x. तो पहले तो फॉर्मूला लिखोगे आप, रेंज y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज x। रेंज y इक्वल टू मॉडुलस, अब रेंज y कितना गिवन है? 24। बेटा स्केल कैसे निकालते हैं? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। स्केल निकालने का तरीका x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 4 है, पॉजिटिव लेना है बस। तो इसका स्केल आ गया 3/4।
range x. So what is the range x? 32. तो इसका रेंज x का वैल्यू 32 आ गया। ये समझ में आया? रेंज मॉडुलस बी, स्केल निकालने का तरीका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो रेंज y 24 है, मॉडुलस बी हो गया 3/4 रेंज x। तो हमारा रेंज x का वैल्यू आ गया 32। द वैल्यू ऑफ रेंज x इक्वल टू 32। इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? नेक्स्ट एक और लिखते हैं, इफ रेंज ऑफ x एंड y are denoted by rx and ry respectively, and x and y are related as 5x plus 7y minus 9 equal to 0, then relationship between x and y is x और y का रिलेशनशिप क्या होगा? Then the relationship between x and y is, अब कैसे rx and ry को, अब देखो ry स्केल 5/7 rx, so 7 ry equal to 5x, ये आपका रिलेशन होगा। तो इस एक ऑप्शन में आपको ये गिवन होगा 5rx equal to 7ry या 7ry equal to 5rx। तो एक ऑप्शन में आपको ये गिवन होगा, तो इस तरह से निकालना। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? तो ये तो हमारा रेंज कंप्लीट हो गया, बस रेंज में इतना ही है बेटा, इससे ज्यादा नहीं है। ये हमारा रेंज कंप्लीट हो गया। अब मैं चालू कर रहा हूं मीन डेविएशन। रेंज हमारा इतना ही है, अब हम चालू कर रहे हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मीन डेविएशन अब मीन डेविएशन क्या है वो समझते हैं। मीन डेविएशन की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन डेविएशन? Mean deviation is defined as the arithmetic mean of absolute deviation of observations from an appropriate central tendency. Arithmetic mean of the mean deviation is defined as the arithmetic mean of deviation, arithmetic mean of absolute deviation, arithmetic mean of absolute deviation of observation from an appropriate measure of central tendency. अब ये क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपसे बोला मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो बेटा ये आएगा सिग्मा मॉडुलस x माइनस x बार अपॉन n। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन।
ये आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। हम मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात कर रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन, इसकी बात कर रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज सिग्मा मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन n। और यदि ये तो आपका इंडिविजुअल डाटा के लिए हो गया, इंडिविजुअल के लिए। सपोज डिस्क्रीट आ गया या कंटीन्यूअस आ गया, तो फिर ऐसे करोगे सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा fi। कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट डाटा, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट डाटा। तो ये तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया बेटा। सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा fi। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, now this is equal to mean deviation upon mean into 100, क्योंकि अभी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं। तो ये आएगा आपका मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बेटा ये क्लियर है जो लिखा है? ये लिखा है जो क्लियर है? अभी सब एक एक करके निकाल के बताऊंगा, अभी तो पहले फॉर्मूले देख लो आप। अब इसी तरह से यदि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन this is equal to sigma modulus xi minus m upon n, या sigma fi modulus xi minus m upon n, sigma fi, and coefficient of mean deviation, this is equal to mean deviation upon median into 100। ये हमारा mean deviation about median हो गया। This is mean deviation about median। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो गया? सिग्मा मॉडुलस xi माइनस m अपॉन n। कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट के लिए सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस m अपॉन सिग्मा fi। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया मीन डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। अब मीन डेविएशन अबाउट मोड, यदि मैं मोड की बात करूं, मीन डेविएशन अबाउट मोड, mean deviation about mode, so mean deviation about mode equal to sigma modulus xi minus z upon n, या sigma fi modulus xi minus z upon sigma fi। और coefficient of mean deviation equal to mean deviation upon mode into 100। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया मीन डेविएशन अपॉन मोड इनटू 100। ये आपका होगा। अब हम प्रॉब्लम करते हैं एक एक करके। ये तो मैंने फॉर्मूले बता दिया। यहां तक कोई डाउट किसी को? बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? स्टार्ट करें फॉर्मूला, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम, find the mean deviation about mean, find the mean deviation about mean of the following data, of following data, also find the coefficient of mean deviation, also find the coefficient of mean deviation। तो हमें coefficient of mean deviation भी निकालना।
ऑब्जर्वेशन है 9, 12, 15, 19, 21, 27, 30, 35, 43, 49। इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और मीन निकालना। पहले तो मीन निकाल के बताओ बेटा, इसका मीन निकालना बेटा। सब मीन कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है? 26 आ रहा है भाई, ये बता रहा है, देख लो सब 26 आ रहा है कि नहीं? ट्वेंटी सिक्स आ रहा है कि मीन? ठीक है। अब देखो, अब हमारा डाटा, हर एक डाटा कितना वेरी कर रहा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये निकाल रहा हूँ। 9 माइनस 26, 17, 14, 11, 7, 5, 1, 4, 9, 17, 23। सम करना बेटा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार को। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का सम करिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इन सबका सम? 108। ये 108 आ गया भैया। नाउ मीन डेविएशन सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन या एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। 108। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, 3, 6, 3, 3, 9, 10। तो हमारा मीन डेविएशन कितना आ गया भाई? 10.8 आ गया आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज 10.8। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये आ गया 10.8 डिवाइड बाय 26 इंटू 100। निकालना भाई कितना आ रहा है? 10.8 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 41.53 या 54 जो भी है, 41.54। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अबाउट मीन, ये अभी अबाउट मीन आया आपका। इसमें कोई डाउट है किसी को बेटा? इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ये? बोलिए। अब देखो, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखो। Find the coefficient of mean deviation. Find the coefficient of mean deviation about mean of first 15 natural numbers. Of first 15 natural numbers. अब वो 11 का भी पूछ सकता है, 9 का भी पूछ सकता है, 13 का भी पूछ सकता है। मैंने अभी आपसे बोला फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। अब बेटा आपको पता होना चाहिए, वैसे सबको, मुझे लगता है सबको पता है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होता है n+1/2। तो हमारे पास 15 नेचुरल नंबर है तो 8 आ गया भाई। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का मीन आपका 8 आ गया। इसमें किसी को डाउट बेटा? इसमें किसी को डाउट? अब मैं निकालूंगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। फर्स्ट है 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ गया भाई। 7, 6, 13, 5, 18, 22, 25, 28, 56। देखना बेटा यही आ रहा है। 56 हमारा इनका सबका सम आ गया। अब 56 सम आ गया तो अब मैं निकाल रहा हूँ मीन डेविएशन। सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, 56 अपॉन 15। यह आ गया हमारा मीन डेविएशन।
दिस इज द मीन डेविएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मेरे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या गया मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। मीन है आपका 8, आपका आंसर आ गया 700 अपॉन 15 लिख सकते हो आप इसको। 700 या 140/3, 140/3 ये इसका आंसर आ गया। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। हाँ 46.67 जो भी आएगा। वैसे जनरली आंसर इसी फॉर्म में गिवन होगा जो मैंने लिखा है 140/3। इसमें कोई डाउट इस वाली प्रॉब्लम में? बेटा ये क्लियर हो गया। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। इस तरह से हम निकालेंगे तो फर्स्ट 15 किसी का भी पूछ सकता है और आ चुका है इस तरह की प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी बेटा। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे बता देता हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन of following data: 73, 85, 47, 99, 53, 27, 67, 54, 85, 93, and also find coefficient of mean deviation। और हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना। तो बेटा पहले तो हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 27, 47, 54, 53, 54, 73, 85 दो बार है, 67 भी है। सो 67, 73, 85 दो बार है, 93, 99। ये हमारे डाटा हो गए। 3, 3, 6, 3, 3, 9, 10, 3, 3, 6, ठीक है। Now median equal to n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 10 plus 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया हमारा 5.5 ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी है? 67। तो 67 प्लस 0.5 इंटू अगले से डिफरेंस 6 का डिफरेंस 70 हो गया। इसका मीडियन कितना हो गया भाई? 70 आ गया। अब जब मीडियन 70 आ गया हमारे पास, तो हम निकालेंगे सिग्मा x माइनस एन। मीडियन से कितना डेविएट करना है, तो सिग्मा मॉडुलस x माइनस एन 27 minus 70, 30, 43, 23, 17, 16,
3 15 23 20। सही है, ये लिखा सही है। ठीक लिखा है। अब सबको ऐड करके बताना है बेटा कितना आ रहा है ये। सबको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। 43 प्लस 23 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 29। ऐड करके बताइए बेटा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। 187 सही है, ठीक है 187। तो इसका सम आ रहा है हमारा 187। So therefore mean deviation about median is equal to 187 और number of observation 10 थी तो 18.7। ये तो हमारा mean deviation आ गया 18.7। Now coefficient of mean deviation 18.7 upon median कितना था 70 to 100। ये निकालना भाई कितना आ रहा है 18.7 into 10 upon 100 upon 26.71। This is the mean deviation about median 26.71। This is the mean deviation about median। इसमें कोई कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसमें कोई दिक्कत। मीडियन से कैसे निकालेंगे, तो ये मीडियन से निकालने का तरीका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये था भाई मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब देखो पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं इसकी, और फिर एक प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। बस इसमें मीन डेविएशन में इतना ही प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो सेम, मीन डेविएशन डज नॉट अफेक्ट विद चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन डेविएशन डज नॉट अफेक्ट with change of origin but affects with change of scheme but affects with change of scheme। Mean deviation does not affect with the change of origin but affects with the change of scheme। If y equal to a plus bx, तो mean deviation of y is equal to modulus b mean deviation of x। Mean deviation of y is equal to modulus b mean deviation of x। This mean deviation does not affect with the change of origin but affects with the change of scheme। इसमें कोई डाउट किसी को? अब इसमें सेम टाइप की प्रॉब्लम है बेटा, कोई अंतर नहीं है। जो रेंज में क्या वही करना है आपको। If mean deviation of x is 7 and x and y are related as 7x minus 5y plus 9 equal to 0, find the mean deviation of y। अब देखो mean deviation of y equal to modulus b mean deviation of x। now mean deviation of y स्केल है आपका 7/5 और मीन डेविएशन ऑफ x है 7, 49/5। तो इसका मीन डेविएशन ऑफ y आ गया 9.8।
मीन डेविएशन ऑफ y आ गया आपका 9.8। कोई दिक्कत इसमें बेटा? इसमें कोई दिक्कत? पहली प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो देखिए आप, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये स्टार मार्क करके, ये मैंने बोला था ना, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, मीन डेविएशन ये डायरेक्ट आएगा बेटा, टेक इट्स मिनिमम वैल्यू, टेक इट्स मिनिमम वैल्यू when the deviation are taken from median, taken from median. Mean deviation take its minimum value when the deviation are taken from median. ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, mean deviation take its minimum value when the deviation are taken from median. ये आपका mean deviation, क्लियर? क्लियर है? तो अभी हमने यहाँ तक किया भाई मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन पे थोड़ी प्रॉब्लम और करेंगे हम कल, और कल इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट कर देंगे। मीन डेविएशन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम और करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट कर देंगे। इसका मटेरियल मैं भेजता हूँ, ठीक है ना? अभी मैं क्लास हो जाए पूरी, उसके बाद मैं फ्री होकर आपको मटेरियल भेज दूँ, ठीक है? चलिए ठीक है बेटा।